नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में जानते हैं? कभी सुना है? क्या सरकार सभी लोगों को बेसिक इनकम दे सकती है? बेसिक इनकम है क्या? क्या ये बेरोजगारी भत्ता है? क्या ये वृद्धावस्था पेंशन है? क्या कोई सरकार करोड़ों लोगों को बेसिक इनकम दे सकती है? दुनिया भर में इस पर बात होने लगी है। अभी कहीं दिया नहीं जा रहा है। तमाम योजनाओं को देखेंगे तो सरकार नागरिकों के एक तबके को, बड़े तबके को मदद राशि देती है, लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम कुछ अलग जान पड़ता है। हम आज के प्राइम टाइम में इस पर बात करेंगे, लेकिन चंद लेख पढ़कर लगा कि इसका मतलब यही है कि सरकार सभी को, यानी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों से लेकर आप हम जैसे सभी लोगों को बेसिक इनकम दे, महीने के हिसाब से एक तय राशि। इसी साल जून में इस बात को लेकर स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह हुआ कि बिना शर्त सभी को बेसिक इनकम दिया जाए और इसके लिए संविधान में बदलाव हो। वहां खूब बहस हुई, अभियान चला, प्रचार हुआ, सरकार और संसद ने विरोध किया कि इससे तो लोग काम ही नहीं करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि जब लोग ही काम लायक नहीं रहेंगे। स्विट्जरलैंड यूरोप ही नहीं, दुनिया का बेहतर जीवन स्तर वाला देश है। 80% आबादी के पास काम है। ऐसे देश में यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर बहस ही क्यों हुई कि सभी नागरिक को हर महीने सरकार $2,524 दे। जनमत संग्रह में यह प्रस्ताव हार गया। 77% वोट से यह प्रस्ताव रिजेक्ट हुआ। यूरोप के कई देशों में इस पर बहस हो चुकी है, हो रही है। कई राजनीतिक दल हैं जो अब इसे अपने घोषणा पत्रों में जगह देने लगे हैं। कनाडा, फिनलैंड, नीदरलैंड भी इस पर जनमत संग्रह कराने का विचार कर रहे हैं। अभी अपने आप से माहौल में आप यही सुनते होंगे कि सरकार को लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की धारणा से मुक्ति पा लेनी चाहिए। सरकार का काम है कि बिजनेस करे, बिजनेस का माहौल बनाए, रोजगार के सृजन का वातावरण पैदा करे। सरकार के खाते में सब्सिडी का हिस्सा कम से कम होता चला जाए। लेकिन अगर सरकारें कभी इस नीति पर पहुंचती हैं कि सभी योग्य अयोग्य नागरिकों को बेसिक सैलरी जैसी कोई राशि दी जाएगी, तो फिर सब्सिडी कम करने वाले तर्कों का क्या होगा? क्या नई सब्सिडी आ जाएगी जो इससे भी विशाल होगी? वो धारा इतनी मजबूत हो चुकी है जो चाहती है कि सब्सिडी का दौर खत्म हो, कि अब जब कोई यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करेगा, यही लगेगा कि कोई ख्याली पुलाव पका रहा है। कोई पुराने जमाने का कम्युनिस्ट होगा या फिर स्पेशलिस्ट या माफ कीजिएगा सोशलिस्ट होगा। पूंजीवाद पर चल चुकी दुनिया में यह ख्याल कैसा अजीब है, मगर यह ख्याल पनपा ही है अमीर देशों में जहां कम्युनिस्ट पार्टी का कोई खास आधार तक नहीं। अमेरिका के सिलिकॉन वैली की एक कंपनी है वाई कॉम्बिनेटर। ये फंडिंग कंपनी है जो स्टार्टअप कंपनियों को मदद देती है। इसने कैलिफोर्निया में बेसिक इनकम को लेकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया। कंपनी का कहना है कि वो इस बात का अध्ययन करना चाहती है कि बेसिक इनकम का भुगतान कैसे हो, इसका डेटा कैसे जमा किया जाए। कंपनी के प्रेसिडेंट का कहना है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी के कारण नौकरियां जा रही हैं, एक दिन बेसिक इनकम लागू करना ही पड़ जाएगा। एक आलोचना यह भी है कि इससे तो सरकार गरीबों को छोड़ मिडिल क्लास को पैसा देने लगेगी। नतीजे में हो सकता है कि गरीबी ही बढ़ जाए। खैर, वाई कॉम्बिनेटर कैलिफोर्निया के 100 परिवारों का चयन कर इस पर यह प्रयोग करने जा रही है। चाहे वो नौकरी में हो या ना हो, उन्हें हर महीने $1000 से $2000 दिया जाएगा, देखने के लिए कि उनका जीवन स्तर कैसे बदलता है, जीवन कैसे बदलता है। आप भी मेरी तरह सोच रहे होंगे कि अगर सरकार सभी को बेसिक इनकम देने लगे तो कोई काम ही नहीं बचेगा, काम ही नहीं करेगा, लोग आलसी हो जाएंगे। हम आज के मेहमान बीजेडी सांसद जय पांडा से भी बात करेंगे इस बारे में, जिन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर लिखा है। इकोनॉमिक टाइम्स में कुछ दिन पहले स्वामीनाथन अंकलेश्वरैया साहब ने भी लिखा है। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी भी इस पर लिख चुके हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के एमिरेटस प्रोफेसर सुदीप्त मंडल ने भी इस पे एक लेख लिखा है कि क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम के विचार का समय आ गया है। अमेरिका की एक रूढ़िवादी थिंक टैंक संस्था है कैटो इंस्टीट्यूट। वहां के विद्वान मिशेल टैनर और मैट ज़ोलिंस्की की दलील है कि अमेरिका का जो मौजूदा सामाजिक सुरक्षा सिस्टम है वो भयावह है, वो फेल हो चुका है। वहां के केंद्र और राज्य हर साल $1 अरब इस पर खर्च करते हैं। इसके बावजूद अमेरिका की 16% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। इसलिए मौजूदा सभी योजनाओं को बंद कर हर अमेरिकी नागरिक को साल में $10,000 मिलना चाहिए, बशर्ते उसकी उम्र 21 साल की हो। कई लोगों को लगता है कि इस स्कीम में झंझट कम है, क्योंकि आप पात्रता की शर्तें नहीं लगाते, नौकरशाही नहीं रखते, किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, इस पर खर्चा कम हो जाता है। हम अक्सर ये नहीं सोचते कि जिन्हें काम नहीं मिल रहा है उनकी हालत क्या होती होगी। भारत में मनरेगा जैसी योजना है जो कम से कम 100 से 150 दिनों के लिए रोजगार देने की
बात करती है ये योजना। हकीकत में भले पूरी तरह से लोगों को रोजगार ना देती हो, लेकिन क्या ये स्कीम यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी योजना का लघु संस्करण है? दुनिया की हर सरकार सबको काम देने की चुनौती से जूझ रही है। हाल ही में हमने प्राइम टाइम में इस पर चर्चा भी की थी कि भारत में 2015 में सिर्फ 1,35,000 नौकरियों का ही सृजन हुआ। 2013 से 15 के बीच भारी गिरावट आई। हर दिन 550 नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। इस साल इंजीनियरिंग कैंपस में नौकरियों में 20% की गिरावट आ सकती है। काम कर सकने वाली आबादी का 1/3 बेकार रहेगा। 68% कामगार परिवारों की मासिक आमदनी सैलरी 10,000 से अधिक नहीं है। बताइए, इतना बड़ा हिस्सा 10,000 से भी कम पे गुजारा कर रहा है। ये सारे आंकड़े अलग अलग अखबारों की रिपोर्ट से हमने जुटाए हैं। विश्व बैंक ने भी एक रिपोर्ट जारी की है कि आने वाले कई दशकों में भारत में 69% नौकरियां रोबोट के कारण खत्म हो जाएंगी। प्रणब वर्धन, विजय जोशी जैसे अर्थशास्त्रियों ने भी इसकी वकालत की है यूनिवर्सल बेसिक स्कीम की। इनका मानना है कि भारत में इसे आजमाया जा सकता है और बेहतर जगह है। कि इसके मॉडल क्या होंगे, इसके लिए पैसा कहां से आएगा, ये सब सवाल तो है, लेकिन हमारे दिमाग में मौजूदा ढांचा इस कदर घुस गया है कि यह विचार या तो बेकार लगता है या फिर समझ से बाहर। टेक्नोलॉजी की दुनिया तेजी से बदल रही है। आप आए दिन अखबारों के रंगीन पन्नों में पढ़ते होंगे कि बिना ड्राइवर के कार और बस चलाने की टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। ट्रायल चल रहे हैं, अपने अंतिम चरण में है। एक तरफ भारत में ही ओला और उबर ने लाखों नए ड्राइवर पैदा कर दिए, दूसरी तरफ हम इन ट्रायल पर कितना यकीन करें कि ये जल्दी ही लाखों ड्राइवर की बिरादरी को खत्म करने वाले हैं। वैसे हम बिना गियर और क्लच वाली ऑटोमेटिक कार चलाने लगे हैं। एक और तकनीकी प्रयोग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इससे मशीन आदमी को शतरंज के खेल में हरा देती है। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में 2 एक्सचेंज ऑपरेटर ने ऐलान किया है कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिन्हें एआई कहा जाता है, टूल लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका काम होगा कि बाजार के उतार चढ़ाव पर नजर रखे। तो क्या ड्राइवर के साथ साथ शेयर बाजार के उस्ताद भी गायब हो जाएंगे और सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने लगेगा? शेयर खरीदना, शेयर बेचना, ताकि धोखाधड़ियों को आसानी से पकड़ लिया जाए, जिसे पकड़ने में आदमी चूक जाता है। जब ये वॉल स्ट्रीट में आ जाएगा तो सोचिए वहां से भारत आते आते कितनी देर लगेगी। क्या हम जानते हैं कि भारत में नहीं है? टेक्नोलॉजी की रफ्तार तेज हो गई है और लोग भी। यूपी में सपा सरकार ने स्मार्टफोन का वादा किया तो लाखों लोगों ने वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया। इसका मतलब लाखों की संख्या में लोग सहज होते जा रहे हैं। आए दिन केंद्र से लेकर तमाम राज्य सरकारें ऐप जारी कर रही हैं। बहुत से लोग इस टेक्नोलॉजी की दुनिया से अब भी बाहर हैं, लेकिन बहुत से लोग, जिसमें आम लोग भी शामिल हैं, हम और आप शामिल हैं, इसके दायरे में तेजी से आते जा रहे हैं और रह रहे हैं। अगर आप ओला या उबर कार से चलते होंगे तो आपके ही शहर का वो पुराना ड्राइवर अब रास्तों को नहीं जानता है, बल्कि नहीं जानना चाहता है। स्मार्टफोन पर गूगल मैप ऑन करता है और वही रास्ता बताता है, उसके पीछे पीछे चलता है, जैसे वो दिल्ली का होकर भी दिल्ली में नहीं बल्कि जापान में कार चला रहा हो। आज ही मैंने अनुभव किया कि ड्राइवर ने अब रास्तों को याद करने की मानसिक प्रक्रिया को छोड़ दिया है। एक तरह से मशीन पर निर्भर होते होते आदमी भी मशीन हो रहा है। अगर गूगल मैप ना हो और स्मार्टफोन ना हो तो मुमकिन है कि बहुत से लोग शाम को अपने घर ही ना पहुंच पाए। धनतेरस की भीड़ में घूमते घामते दिल्ली से सोनीपत पहुंच जाएं और वहां किसी के घर जाकर बताएं कि क्या ये मेरा ही मकान है, कहीं मैं यहां तो नहीं रहता हूं। बहरहाल यूनिवर्सल बेसिक स्कीम पर बात करेंगे। नौकरियां नहीं होंगी तो चुनौती तो हर दौर की रही है इसकी, लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम देने का आइडिया ही अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं लगता। वैजयंत जय पांडा साहब हम हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। भुवनेश्वर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पांडा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत भी। हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि किसी से अगर हम कहें कि सरकार को, सभी को, मतलब आपको भी और हमको भी, और जो नौकरी में नहीं है और जो गरीब है उसको एक बेसिक इनकम दे, तो कोई लगेगा कि हम और आप शायद होशो हवास में बात नहीं कर रहे हैं, कुछ पागल से हो गए। देखिए, ये जो आइडिया है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, ये मेरा आइडिया नहीं है। हाँ। ये कुछ सालों से, अभी कुछ महीनों से हाँ। विभिन्न देशों में बहुत जो फेमस इकोनॉमिस्ट्स हैं उनका चर्चा हो रहा है और भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी कहा जा रहा है कि जो हमारा जो सरकारी एक्सपेंडिचर है सोशल सेक्टर में, हाँ। जैसे कि हम चावल सब्सिडाइज्ड रेट में देते हैं और विभिन्न सरकारी स्कीम्स हैं, उसमें हम सब जानते हैं उसमें करप्शन है, उसमें लीकेज है और कुछ टेक्नोलॉजी लगाकर
उस पर हम कदम उठा रहे हैं, जैसे कि एलपीजी गैस सिलेंडर ने इतने सारे हमारे नागरिक छोड़ दिए हैं ताकि वो गरीबों को दिया जा सके। अगर वो आप डिस्क्रेशन उठा लें, जो सरकारी ऑफिसर चुनते हैं कि कौन गरीब है, किसको दिया जाएगा बेनिफिट, उसी में लीकेज होता है, उसी में करप्शन होता है। ये यूबीआई का आइडिया जो है, अगर समझ लीजिए 1000 रुपए हर नागरिक को दिया जाए भारत में, ये आपके लिए मेरे लिए बड़ी बात नहीं हो सकता है, लेकिन आप अगर गांव में जाएं और देखें जो हमारे गरीब नागरिक हैं, उनके लिए अगर 1000 रुपए मिल जाए हर महीना, और उस पे कोई सरकारी ऑफिसर का डिस्क्रेशन ना रहे किसको दिया जाए किसको ना दिया जाए, तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इसका ठीक तरीका से इस्तेमाल हो सकता है। पर सर, एक जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे स्कीम को बंद करके हम 1000 दें, तो हो सकता है ये राशि तो 1000 नहीं होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है। जैसे अभी तो सरकारें वृद्धावस्था पेंशन या फिर बेरोजगारी भत्ता वगैरह वगैरह काफी पैसा देती हैं, कम लोगों को ही सही, लेकिन देती हैं। अब इनको हटा के अगर हम सबको दें, अगर गरीब आदमी को ही दें 1000 रुपया, और उसे हम अनाज जो राशन कार्ड के जरिए देते हैं वो ना दें, और वृद्धावस्था पेंशन दें, तो क्या वो 1000 काफी होगा उस गरीब के लिए भी? और दूसरा कि इसमें मैं आप लोग का ही लेख पढ़ रहा था, ये समझा कि इसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि किसे मिलेगा, मतलब आपको, आपके खाते में भी जा सकता है ये पैसा, मेरे खाते में भी आ सकता है, तो हमको आपको क्यों मिलना चाहिए कि बिना कंडीशन के सबको 1000 रुपए देने का आर्थिक तर्क क्या है सर? इकोनॉमिक रैशनैलिटी जिसे आप बोलते हैं, वो क्या है जो आपने पढ़ा है? थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, ये मेरे जैसे आप जैसे लोगों को मिलना नहीं चाहिए, लेकिन इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, और 3 मुद्दे जो हैं, आप उनमें से आप वो 3 मुद्दे उठाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहले तो मैंने जैसे बताया कि जो हम टारगेटिंग करते हैं, वो टारगेटिंग ठीक लोगों के पास, ठीक नागरिक के पास बहुत मैक्सिमम टाइम नहीं पहुंचता है। मैंने बताया कि उसमें करप्शन होता है, और जो स्टडीज आ रहे हैं वो कह रहे हैं, देखिए आप जैसे कि पेट्रोल या डीजल में सब्सिडी दिया जा रहा है, वो मध्यम वर्ग नागरिकों को मिलता है, बिल्कुल गरीब जो है वो उसका फायदा नहीं ले सकते हैं। तो अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एडवांटेज ये होगा कि अगर सबको आप दे दें 1000 रुपए, तो शायद आप ना भी लें, मैं ना भी लूं, क्योंकि हमारे लिए शायद 1000 रुपए का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा, लेकिन जो सचमुच गरीब हैं वो लेंगे और उनके लिए काम में आएगा। दूसरा मुद्दा आपने उठाया कि 1000 रुपए में होगा क्या, तो इस पर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर विजय जोशी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का प्रोफेसर प्रणब वर्धन, और बहुत सारे। वो कह रहे हैं जो हमारा ऑफिशियल जो गरीबी रेखा है, जो पॉवर्टी लाइन है, उसमें तकरीबन साल को 12-13 हजार रुपए का कमी होता है, तो मिनिमम लेवल, मिनिमम स्टैंडर्ड को पहुंचने के लिए। तो अगर 1000 रुपए पर महीना दिया जा सकता है, तो उनका कहना है कि जो मिनिमम पॉवर्टी से ऊपर आ जाएं। ऐसा नहीं है कि 1000 रुपए पर महीना पे बाकी सब जो आपके नीड्स हैं, वांट्स है, वो सब मिल जाएगा, लेकिन खाने का बेसिक कुछ मिल जाएगा। और आप ठीक कह रहे हैं, बाकी सब जो दिया जा रहा है ये कंडीशनल होना चाहिए, नॉन कंडीशनल होना चाहिए। ये इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है ये अनकंडीशनल देना चाहिए, बिल्कुल गरीबी रेखा के ऊपर रखने के लिए हमारे नागरिकों को। उसके बाद शायद ऐसे थोड़े कुछ बेनिफिट्स दिया जा सकता है जो कंडीशनल हो, जैसे कि अगर आपके बच्चे स्कूल में रहें, अटेंडेंस ठीक रहे, तो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा दिया जा सकता है। लेकिन ये जो एरिथमेटिक कितना काट के कितना दे सकते हैं, इस पर चर्चा हो रहा है। और एक और मुद्दा है कि ये देने से ऐसा तो नहीं होगा कि लोग काम करना बंद कर दें। इस पर इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि अगर ये 1000 रुपए रखे तो वो नहीं होगा, क्योंकि 1000 रुपए सिर्फ बेसिक पॉवर्टी को ये टैकल कर सकता है, उसके बाद भी आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप 10,000 रख दें हर महीना, शायद ये होगा कि काम करने के लिए नहीं चाहेंगे लोग। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो टेक्नोलॉजी आ रहा है, बहुत सारे नौकरियां नहीं रहेंगे हमारे देश में। वर्ल्ड बैंक के कहने का मुताबिक 69%, 69% जो नौकरियां हैं नहीं रहेंगे। तो इस तरह का स्थिति अगर होने वाला है, जो नए आइडियाज पे हमें चर्चा करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये ऐसा ही होना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि दुनिया भर मशहूर इकोनॉमिस्ट इसको चर्चा कर रहे हैं।
हमें भी चर्चा करना चाहिए। पर सर, एक आपने रोबोट की बात की कि मैं भी आपके ही लेख से बहुत जगह रिसर्च करने लगा कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब वो शेयर मार्केट में जाकर शेयरों की खरीद बिक्री करेगा, निवेश करेगा, तुरंत पैसा निकालेगा। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि ये बहुत दूर की बात है। मतलब भारत जैसे देश में रोबोटिक इम्पैक्ट असर होने में शायद कई दशक लग जाएं। तो क्या हम इस आइडिया को बहुत जल्दी डिस्कस कर रहे हैं? आप एक बात सही कह रहे हैं कि इस पर मतभेद है कि ये टेक्नोलॉजी का असर कब लगेगा हमारे देश में। मैं 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अभी जापान में आईबीएम कंपनी का एक कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करता है, उसका नाम है वॉटसन। वो अभी ट्रायल्स में जो हमारे ह्यूमन डॉक्टर्स हैं उनसे बेहतर परफॉर्म करता है कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। तो अभी लग रहा है कि कई जगह डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायग्नोसिस के लिए आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स कर सकेंगे। पिछले महीना मैं अमेरिका में था, सिलिकॉन वैली में, और मैंने देखा एक ड्राइवरलेस कार जो गूगल का, वो रास्ते पर हम जा रहे थे एक गाड़ी पे और उसके साइड पे ये गाड़ी में ड्राइवरलेस कार चल रहा था। तो मैं खुद आंखों में देख के आया हूं कि ड्राइवरलेस गाड़ी चल रही है। अभी बहुत सारे जगह में ट्रायल्स हो रहे हैं। मतभेद हो सकता है कि ये 3 साल में लागू हो जाएगा या 5 साल में या 10 साल में, लेकिन जब भी भारत में लागू होगा आप अनुमान कर पा सकते हैं कि कितने करोड़ों लोगों को जो नौकरी मिलती है, ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइविंग हो, उनका शायद नौकरी में दिक्कत आएगा, इफेक्ट होगा। पर एक चीज है, भारत और जो आप जिन देशों का आपने जिक्र किया है, नीदरलैंड, फिनलैंड, कनाडा, ये सब काफी बेहतर देश माने जाते हैं जीवन स्तर के हिसाब से। स्विट्जरलैंड, वहां पे तो ये इसकी बात गरीबी दूर करने के तौर पर नहीं हुई, कम से कम इन देशों में। जैसे आपके जवाब से ऐसा कई बार आया कि जो हमारा जो एक गरीब तबका है, ज्यादा बड़ा है, उसको हम एक बेहतर सब्सिडी का एक नया विकल्प दें। लेकिन उन देशों में तो वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं, अच्छे खासे घरों के हैं, जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 83 साल है, जीवन प्रत्याशा, उनको $2,000-$2,500 हर महीने बेसिक इनकम देने की बात पे वहां पर विचार होने लगा है। देखिए, हर देश का खर्चा लेवल अलग अलग होता है। 1000 रुपए में जो मिलेगा भारत में, 1000 रुपए का इक्विवेलेंट डॉलर्स में वो अमेरिका में नहीं मिलेगा, जो परचेजिंग पावर पैरिटी होता है एक्सचेंज रेट में। तो आप ठीक कह रहे हैं। स्विट्जरलैंड में एक्चुअली उनका जो हुआ था रेफरेंडम, उसमें इसको मना कर दिया गया कि हर नागरिक को $2,500 दिया जाना चाहिए। लेकिन फिनलैंड में अगली साल से 2017 से वो एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हैं, ट्रायल बेसिस पे कुछ हजारों नागरिकों को $600 देने के लिए। लेकिन $600 देने के जगह जो उनको अभी मिल रहा है कुछ बेनिफिट्स, वो शायद निकालेंगे। तो ये अलग अलग देश का कॉस्टिंग पर निर्भर करेगा। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जो मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 69% नौकरियां भारत में अब जो हैं वो नहीं रहेंगे टेक्नोलॉजी की वजह से। ये जो फिगर ये अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में वो कह रहे हैं कि सिर्फ 40% नौकरियां नहीं रहेंगे। तो मेरे ख्याल में जो अभी तक आंकड़े अवेलेबल हैं उनके मुताबिक भारत जैसा देश, चीन जैसा देश, अफ्रीका में जितने देश हैं, उन पर असर ज्यादा पड़ेगा ये टेक्नोलॉजिकल चेंज का। तो हमें इसको जरूर चर्चा करना चाहिए। क्या हम करें इस पर, तो कंसेंसस बिल्ड करना होगा। ये कोई 1-2 आदमी का निष्पत्ति नहीं होगा, लेकिन इस पर चर्चा जरूर होना चाहिए। पर आपने अर्थशास्त्री के नजर से, जैसे कई लोग कहते हैं कि मैं स्विट्जरलैंड सरकार का कहना था कि जब वहां पर जनमत संग्रह हुआ कि इसके लिए तो बहुत टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे और आपको बेसिक इनकम दिया जाएगा, लेकिन अगर आप फिर नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो उसमें से $1 में से 50 सेंट आपका टैक्स के तरीके से लिया जाएगा। तो एक तरह से गरीबी भी बढ़ेगी। ये भी एक तर्क आ रहा है कि जैसे सरकार पैसा कहां से लाएगी इतना ज्यादा लोगों को देने के लिए। ये बिल्कुल आपने एक सही मुद्दा उठाया। चर्चा जब होगा इस देश में तो इस पर चर्चा होना चाहिए। इस पर ये जो मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं जिनके जिक्र मैं कर रहा था, ये कह रहे हैं कि एक फर्क है जो डेवलप्ड देशों हैं, जैसे कि अमेरिका हो, स्विट्जरलैंड हो, और भारत जैसा देश में। क्योंकि पहले तो उन देशों में सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है हमारे मुताबिक।
और हमारे कंपैरिजन से। हाँ। और वो जो है वो ज्यादातर इफेक्टिव है, गरीबों के लिए है, जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए हैं। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे स्टडीज ने डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं कि जो खर्चा हो रहा है सोशल सेक्टर में वो इतना इफेक्टिव नहीं है, इसमें लीकेज बहुत है और इसमें करप्शन बहुत है। तो अगर जो हम छोटा मोटा खर्चा करते हैं सोशल सेक्टर में उसको टारगेटिंग छोड़कर हम यूनिवर्सल सब नागरिकों को दे दें, तो ये कह रहे हैं, ये इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इसका इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है। पांडा साहब, इस तर्क में एक समस्या है कि जैसे अगर हमारा ढांचा सही नहीं है डिलीवर करने में, तो आप बाकी सारी सब्सिडी बंद करके, जैसे हम लोग चर्चा ही कर रहे हैं, कोई लागू नहीं होने जा रहा है, तो अगर किसी को 2,000 रुपए दें और वो भी लागू ना हो तो वो आदमी कहां जाएगा? वो तो राशन से भी चला जाएगा, पेंशन से भी चला जाएगा और शायद बालिका योजना या स्कूल योजना से के तहत जो उसे साइकिल मिलती है उससे भी चला जाएगा फिर वो। तो ये बिल्कुल ये एक सही कंसर्न है, इस पर हम अटेंशन देना चाहिए। हाँ। देखिए, इस पर दो बातें हैं। पहले, जो बाकी सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर को बंद करने के लिए जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं वो स्कूल एजुकेशन के बारे नहीं कह रहे हैं और जैसे हॉस्पिटल के बारे नहीं कह रहे हैं। वो बेसिक, जैसे आप बता रहे थे, चावल सब्सिडाइज करके दिया जा रहा है और कुछ दिया जा रहा है। ये आप जो मुद्दा उठाए ये सही है। इसमें दो चीजें हैं। डिलीवर करने के लिए अब टेक्नोलॉजी आ चुका है। आपने देखा है कि एलपीजी गैस के लिए जो अभी कैश दिया जा रहा है, आधार के दौरान डिलीवर करने, और जो अभी इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट सब खुल रहे हैं जिसको जैम कहते हैं, जनधन, आधार और मोबाइल टेक्नोलॉजी के जरिया सब नागरिकों के पास पहुंचाने के लिए अभी शायद इतना दिक्कत नहीं रहेगा। दिक्कत इसमें है, अभी जो कंडीशनल सिस्टम्स हैं पहुंचाने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत होती है चुनने में। जो सरकारी अफसर जाके चुनते हैं कि कौन गरीब है, किसको दिया जाए, उसमें गड़बड़ होता है। अब मैं जब जाता हूं रूरल एरियाज को, कई जगह मैंने देखा है कि कोई नागरिक, उनके पास बड़ी कोठी है और उनको भी वो बेनिफिट मिलता है, कोई एक झोपड़पट्टी में रहता है उसको नहीं मिलता है। ये जो डिस्क्रेशन निकालना चाहिए। तो अब डिलीवरी और जो चुना जाएगा, किसको दिया जाएगा, ये दो अलग अलग प्रश्न है। डिलीवरी आजकल इतना मुश्किल नहीं होगा और ये चुनने का जो डिस्क्रेशन अगर आप सरकारी अफसर के हाथ से निकाल के सब नागरिकों के पास पहुंचा दे, उनका, ये इकोनॉमिस्ट का कहना है कि बेनिफिट और इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा रहेगा। एक मैं अभी यहां पर रुकना चाहता हूं, मैं छोटा सा एक ब्रेक लूंगा, फिर बाद में आकर हम और सवाल जवाब इस पे कर लेंगे। मैं आप दर्शकों को यह देखना है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि सरकार सबको 1,000 रुपया दे। भारत के हिसाब से ये राशि कम हो सकती है, लेकिन अमेरिका, स्विट्जरलैंड में तो बात साल में $10,000 की है, स्विट्जरलैंड में तो साल में 2,500, महीने में $2,500 की है। अगर वो रुपए में तुलना करें तो इतना पैसा तो होता ही है कि हम सब दफ्तर ही ना जाएं। फिर छोटे से ब्रेक के बाद अब के राजनीतिक दलों में, यहां भी और दुनिया में अन्य जगहों पर भी, ये साहस है, वैचारिक साहस, आइडियोलॉजिकल करेज की बात कह रहा हूं, कि अब वो लोग स्टेट के वेलफेयर स्टेट के रूप की धारणा से, जो लोक कल्याणकारी धारणा है उसका जो स्वरूप है, उससे बहुत आगे निकल आए हैं। अब वो लौट के एक तरह से एक पूरी सब्सिडी की स्कीम लॉन्च कर पाएंगे क्या? मतलब उस पर जाएंगे कि उनका खर्चा और बजट वगैरह को देखते हुए? तो कौन कह रहा है कि वेलफेयर स्टेट को बंद किया जाए? ये जो इकोनॉमिस्ट जो सजेशन दिए हैं, जो आइडिया चर्चा अभी हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो इनफेक्टिव खर्चा हो रहा है, जो सचमुच गरीब नागरिकों के पास नहीं पहुंच रहा है, कैसे हम तरीका निकालें ताकि ये गरीब नागरिकों को पास पहुंचे। और अगर यूनिवर्सल कर दें, जैसे कि वो कह रहे हैं कि शायद आप जैसा, मैं जैसा लोग 1,000 या 2,000 रुपए हर महीना लेने के लिए कष्ट भी ना करें, लेकिन बाकी जिनके लिए ये एक फर्क पड़ता है वो लेंगे। तो वेलफेयर स्टेट को बंद करने के लिए का ये प्रस्ताव नहीं है, ये प्रस्ताव है कि इसको इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाया जाए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये ऐसा नहीं हो सकता है कि इन वन गो इसको सारे देश में लागू किया जाए। जहां भी हो रहा है, फिनलैंड में हो रहा है, कैलिफोर्निया में हो रहा है, वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हो रहा है, कई जगह 5-6 हजार नागरिकों को लेकर। तो मेरे ख्याल में ऐसे कुछ 6, 8, 10 डिस्ट्रिक्ट में हमारे देश में शायद एक्सपेरिमेंट शुरू करना चाहिए ताकि हम देख सकें सचमुच ये ज्यादा इफेक्टिव होगा या नहीं होगा।
अगर होगा तो इसको एक्सपेंड कर सकें। इसमें आपके संसद में जो सहयोगी हैं वरुण गांधी, उनका आर्टिकल में पढ़ रहा था तो उन्होंने जिक्र किया है कि मध्य प्रदेश में 6000 लोगों पर जो जिस प्रयोग की आप बात कर रहे हैं उन्हें महीने में 100 से 300 रुपया भत्ता जैसा दिया गया, उन पर ये कोई प्रयोग चल रहा है। मैं अपने स्वतंत्र रूप से उसकी जांच नहीं कर पाया और उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि इससे लोगों में बड़ा बदलाव आया, उस पैसे से कर्जे से मुक्त हो गए, कईयों ने शौचालय बना लिए, कईयों ने अपने ईंधन का नया विकल्प ढूंढ लिया, मतलब रसोई गैस ले आए होंगे अगर ये हम माने तो। लेकिन फिर भी मैं इस पे एक बार और आना चाहता हूं कि छोटा छोटा प्रयोग करना और जो विकसित देशों में जो इसकी चर्चा हो रही है, वहां क्या हम सर मान चुके हैं या आप ये देख रहे हैं कि तमाम दुनिया के तमाम इकोनॉमी में रोजगार पैदा करने की क्षमता पहले जैसी नहीं रही, तो अब आपको ऐसे उपायों पर जाना ही पड़ेगा? मैं ये मानता हूं क्योंकि आप देखिए अभी जो भारत का इकोनॉमी है, कहा जा रहा है कि 8% जीडीपी ग्रोथ रेट पहुंच चुका है और सारा दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है कि भारत अभी है दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी। लेकिन अगर आप देखिए जितना नौकरी इसमें से होना चाहिए वो शायद नहीं हो रहा है, और ये शायद ये टेक्नोलॉजी के वजह से, ऑटोमेशन के वजह से, क्योंकि 10, 15, 20 साल पहले जब 8% ग्रोथ होता था कोई इकोनॉमी में, भारत में भी, तो बहुत सारे नौकरियां क्रिएट किया जाते थे। अभी शायद ऐसा नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो कहते हैं, कोई नई तरीका ढूंढना पड़ेगा। और आपने जो मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, मैं उस पर डिटेल्स पता नहीं है, लेकिन विभिन्न देशों में और राज्यों में जहां तक कंडीशनल इंसेंटिव्स दिया जा रहा है, जैसे कि उड़ीसा में हमारा एक ममता स्कीम है, गर्भवती महिलाओं को 5000 रुपए दिया जाता है कि वो जन्म देने से पहले हॉस्पिटल आते हैं, टेस्टिंग कराते हैं और जन्म देने के लिए घर में नहीं, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर को जाके देते हैं। और उस पे जो देखा जा रहा है पिछले 3-4 साल से, इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है बहुत कम गया है, मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत कम गया है। तो कंडीशनल कैश ट्रांसफर जरूर काम करते हैं और उनके लिए भी जगह है, लेकिन बेसिक पॉवर्टी को हटाने के लिए जो आइडेंटिफाई करने में, चुनने में कि कौन गरीब है, किनको ये बेनिफिट दिया जाना चाहिए, उसमें बहुत गड़बड़ है और सिस्टम को जरूर, सिस्टम में कुछ बदलाव लाना चाहिए। पर एक चीज मैं आपसे हम जानना चाह रहे थे कि आप कह रहे हैं कि नौकरियां पैदा करने की क्षमता कम होती जा रही है। ये दुनिया की किसी भी सरकार के लिए चुनौती होगी, राज्य सरकारों के लिए भी चुनौती होती होगी, लेकिन जो ऑटोमेटिक तरीके से चीजें आ रही हैं, तो अगर हम सब बेरोजगारों की फौज और गरीबी से नीचे चले जाएंगे तो कोई अर्थव्यवस्था तरक्की कर ही नहीं सकती। उसे एक परचेसिंग पावर, क्रय शक्ति तो चाहिए उनकी बनाई हुई चीजों को खरीदने के लिए। तो जब हर जगह रोबोट खड़ा रहेगा, डॉक्टर की जगह रोबोट ही रहेगा, तो खाने वाला कौन रहेगा खरीद के? सर, वो 1000 रुपए की सब्सिडी से तो नहीं खरीद सकता, या 2000। जी बिल्कुल नहीं। देखिए 1000 या 2000 हर महीने देने में ऐसा नहीं है कि नौकरी पैदा ना भी हो तो सब खुशी में रह सकते हैं, ये ऐसा नहीं होने वाला है। हमें हमारे देश में और नागरिकों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमारे शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स लाना है, हमारे हॉस्पिटल सेक्टर में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स लाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रास्ते, ये सब करना है। लेकिन ये तो सही है कि ग्रोथ रेट हाई होते हुए भी इतने नौकरी पैदा नहीं होते हैं। आप जो एक प्रश्न पूछे थे पहले कि इसको फंडिंग कैसे किया जाएगा, देखिए जब इकोनॉमी का ग्रोथ रेट होता रहता है तो सरकारी रेवेन्यू तो बढ़ता रहता है, ऐसा नहीं नौकरी हो या ना हो। जब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज्यादा रहता है, टैक्स के वजह से और विभिन्न सेस के वजह से सरकारी रेवेन्यू बढ़ता रहता है, और वह सरकारी रेवेन्यू को हम विभिन्न क्षेत्र में इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि रास्ते, जैसे में स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सब करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे नागरिकों को नौकरियां नहीं मिल रहे हैं तो मिनिमम सपोर्ट जिस तरह का अभी दिया जा रहा है वो इफेक्टिव, एफिशिएंट नहीं है। उसको कैसे हम इंप्रूव करें, इसका जिक्र होना चाहिए। एक चीज मैं देखा कि भारत के अखबारों में भी, मतलब अगर कोई स्विट्जरलैंड वाला कहे कि हम ये अपने यहाँ आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोगों की वजह से भारत के अखबारों में भी, पत्रकारों से लेकर लोगों ने काफी कुछ लिखा है। तो हम भी बता सकते हैं कि हमने भले रेफरेंडम ना किया हो, लेकिन काफी चर्चा इस पे हुई है
लेकिन बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन हैं। पर पांडा साहब, जो तमाम जो अर्थशास्त्रियों के शोध हैं, पर आपको ये दिख रहा है कि ये एक नए विचार के रूप में जन्म ले रहा है और काफी पौधा ऊपर तक आ गया है, भले ही लागू ना हुआ हो, लेकिन हाँ, इसका स्वरूप अमीर देशों में अलग है। भारत जैसे विकासशील देश या जहां पर गरीब ज्यादा हैं, वहां पर अलग होगा दोनों जगह पे। देखिए, जो प्रश्न आ रहे हैं ये आना भी चाहिए और इसका चर्चा होना चाहिए। ऐसा ये कोई फेट अकॉम्प्ली नहीं है कि सब पता चल गया कि ये कैसे होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अब तक सिर्फ मशहूर इकोनॉमिस्ट्स ने इस आइडिया का चर्चा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे पॉलिटिशियंस पार्लियामेंट में और हमारे पब्लिक फोरम में, जैसे आज आप कर रहे हैं टेलीविजन पर, इस पर चर्चा होना चाहिए। और आम आदमी जो हमारे नागरिक हैं, उनके बहुत सारे प्रश्न होंगे और होना भी चाहिए। ऐसा कोई जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए ऐसा एक मेजर शिफ्ट। और मेरे ख्याल में जो इसको सोच रहे हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ है, थोड़ा और ज्यादा सोचना चाहिए कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ होने से सबका भलाई होने वाला नहीं है, क्योंकि इतने सारे नौकरी नहीं पैदा हो रहे हैं। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, सबको सोचना चाहिए। हर कोई आंसर अभी तक निकला नहीं, लेकिन चर्चा होने से शायद हम एक कंसेंसस बिल्ड कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया पांडा साहब। और चर्चा होने से ही अर्थव्यवस्था की नई नई हकीकतें सामने आती हैं। जैसे आप बात कर ही रहे हैं कि नौकरी पैदा करने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा संकुचित हुई है, तो हमें चिंता करनी चाहिए कि जो नौकरी में नहीं है उनका जीवन स्तर एक सीमा से बहुत नीचे ना चला जाए, तो कैसे रोका जाए। तो शायद क्या ये रास्ता बन सकता है। तमाम तरह की योजनाएं काम कर रही हैं। पर आपका शुक्रिया। समय के साथ या समय से पहले ऐसी बातों पर लिखने और बोलने का आप नए सांसदों का एक तरह से साहस करने के लिए, वरना राजनीति तो अभी परिवारवाद में ही अटकी हुई है। जहां से निकलेगी तो ऐसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रेक के बाद हम किसी और मसले पर चर्चा करेंगे। जाने कितने महीने से हम और आप सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा है। सरकार के कई बयान आपको गूगल करने से मिल जाएंगे कि जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता बरती जा रही है, सरकार बहुत तत्पर है, कोई टकराव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के भी अनेक बयान आपको गूगल के तहखाने में मिल जाएंगे कि सरकार जल्दी करे, न्याय के काम में देरी हो रही है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश का सब्र टूट गया। ये सब्र कई बार टूट चुका है। वो प्रधानमंत्री के सामने आंसू भी बहा चुके हैं, लेकिन आज शुक्रवार को उन्होंने कहा कि प्रशासनिक उदासीनता इस संस्थान को, न्यायपालिका को खराब कर रही है। आज हालत यह है कि कोर्ट को ताला लगाना पड़ा है। कर्नाटक हाई कोर्ट में पूरा ग्राउंड फ्लोर बंद है। क्यों ना पूरे संस्थान में ताला लगा दिया जाए और लोगों को न्याय देना बंद कर दिया जाए। ये बड़ा ही बहुत ही सख्त टिप्पणी है। लोगों को न्याय देना बंद कर दिया जाए। हो क्या रहा है सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच? जजों की नियुक्ति किस प्रक्रिया से हो, इसे लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन क्या कोई प्रक्रिया अंतिम रूप से तय नहीं होगी? जब तक तय नहीं होगी तब तक कोई जज नियुक्त ही नहीं होगा। आज पूरे देश के हाई कोर्ट में जजों की संख्या 1079 होनी चाहिए, लेकिन 464 जजों के पद खाली हैं, करीब। कर्नाटक हाई कोर्ट में 62 जज होने चाहिए, लेकिन वहां 25 जज ही काम कर रहे हैं, यानी 37 जजों के कमरे खाली पड़े हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जजों के पद हैं, लेकिन 83 जज हैं, यानी 77 जजों की और जरूरत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 9 महीने पहले इलाहाबाद के जजों की सूची दे दी गई थी। सरकार अब तक उस पर क्यों बैठी हुई है? अगर कोई समस्या है, आपत्ति है, तो कोर्ट को बताए, हम उस पर फिर से विचार करेंगे। इसका कोर्ट के काम पर क्या असर पड़ रहा होगा, कोई भी अंदाजा लगा सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस का इस तरह से सब्र टूटना क्या इस बात का भी संकेत है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच बुनियादी संवाद या समझदारी, तालमेल काफी कमजोर हो चुकी है? चीफ जस्टिस जे.एस. ठाकुर ने कहा कि दोनों को आमने सामने नहीं होना चाहिए, टकराना नहीं चाहिए। हम बड़े सब्र से काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि हाईकोर्ट के जजों की सूची में कई नाम हैं जो सही नहीं है। सरकार जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया तय करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर तैयार कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें न्यायिक आदेश निकालने पर सरकार मजबूर ना करे।
हमारे सहयोगी आशीष भार्गव साथ हैं जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। उनका कहना है कि कोर्ट ने फरवरी महीने में ही हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तबादले की सूची भेजी थी, उस पर भी सरकार ने कुछ नहीं किया। क्या उस सूची में भी समस्या है? हम उनसे इन मसलों पर बात करेंगे आशीष से कि आखिर क्या वजह है कि दोनों के बीच सुलह नहीं हो रही, और अगर ऐसी बात है कि कोर्ट में ताला लगाने की नौबत आ गई है तो फिर क्यों दोनों पक्ष साथ नहीं आ पा रहे हैं। 24 अप्रैल इसी साल उस दिन एक कार्यक्रम में चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री के सामने रो चुके हैं। उनके रोए हुए भी 6 महीना हो गया, वे फटकार लगा चुके हैं, उसके भी कई महीने बीत चुके हैं। ऐसा क्यों है? हम आशीष भार्गव से इस पर बात कर रहे हैं। आशीष, पहली बार तो नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के प्रधान न्यायाधीश ने इस तरह की तल्ख टिप्पणी की है कि कर्नाटक हाई कोर्ट का पूरा ग्राउंड फ्लोर उसमें ताला पड़ा हुआ है। तो एक तरह से ये तस्वीर की कल्पना करके ही स्थिति भयावह लगती है। फिर हम आपसे जानना चाहते हैं, आप इस मामले की, जजों की नियुक्ति की मामले की बहुत सारी सुनवाई कवर कर चुके हैं। हो क्या रहा है? क्या सरकार किसी बहाने टालती चली जा रही है, या सुप्रीम कोर्ट किसी बहाने अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है? जी देखिए रवीश, आपको याद होगा विज्ञान भवन में चीफ जस्टिस का जो कॉन्फ्रेंस थी, हाँ। उसमें प्रधानमंत्री मौजूद थे, मोदी मौजूद थे, और उसके साथ चीफ जस्टिस ने उस समय वो भावुक हो गए थे इस मुद्दे पर, वो रोने लगे थे। उन्होंने एक फॉर्मूला भी बताया था कि ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा केस सुने जाएंगे। उसी केस में अगर हम इस मामले में देखें तो चीफ जस्टिस ठाकुर लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। हाँ। वो अनुरोध भी कर चुके हैं, अपील भी कर चुके हैं, रो भी चुके हैं, भावना भी अपनी व्यक्त कर चुके हैं, और कोर्ट के भीतर वो नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। अगर हम देखें एनजेसी को क्वेश्चन करने के बाद से ये मुद्दा शुरू हुआ, ये जब सरकार आई उसके बाद जो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन जो लेकर आए उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यहां पर रद्द कर दिया, और उसके बाद सरकार को कहा कि वो एमओपी लेकर आए, जो एक प्रोसीजर लाए जिसके तहत यहां पर जजों की नियुक्तियां हों जो पारदर्शी हों। तो उसको लेकर सरकार बार बार ये कह रही है कि एमओपी तैयार हो रहा है, एमओपी के तहत ये होना चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस लगातार ये कहते रहे हैं कि हम एमओपी के इंतजार में ये नहीं होना चाहिए कि जजों की नियुक्ति ना हो, जज जो कोर्ट रूम है वो खाली हो जाए। एक बहुत बड़ी बात ये हो जाती है जब कोर्ट रूम में देश की न्यायपालिका का मुखिया ये कह दे कि क्या न्यायपालिका को ताला लगा दिया जाए और लोगों को न्याय देना बंद कर दिया जाए। तो निश्चित तौर पर सरकार को एक बड़ी चेतावनी भी है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो फिर वो सेक्रेटरी जस्टिस और पीएमओ सेक्रेटरी को तलब कर लेंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है जिस पर गंभीर है सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि क्या आपके ऑब्जर्वेशन में ऐसा क्या हो रहा है कि दोनों के बीच एक सहमति की बिंदु नहीं बन पा रही है? देखिए, जो एनजेएसी है उसका वो एक अलग और लंबी बहस चल रही है इस देश में, लेकिन जजों की नियुक्ति ना हो, अदालतें काम ना करें, ये स्थिति क्यों पहुंची है? मतलब क्या जो सरकार कह रही है उसमें, उसकी बातों में आपको ईमानदारी नजर आती है, या दोनों पक्ष एक तरह से टाल मटोल करने की मुद्रा में है? जी देखिए रवीश, 93 का जब जजमेंट आया था जिसमें यह तय किया गया था कि कॉलेजियम सिस्टम होगा और चीफ जस्टिस उसके मुखिया होंगे, और वो वही जजों को नियुक्त करेंगे, एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होगा। एनजेसी क्वैश होने के बाद भी अगर कहीं ना कहीं हम देखें तो सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो बार बार एमओपी के बहाने यही चीजें, यही दलीलें रखती हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की मंशा है कि जो जजों की नियुक्ति का जो कॉलेजियम सिर्फ उसमें शामिल ना हो, उसमें केंद्र के नुमाइंदे भी हों। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी लिस्ट दी होगी, मुझे नहीं मालूम, सरकार के ऐतराज भी होंगे। आज कहा कि कई जजों के नाम सही नहीं है, लेकिन क्या जिनके नाम सही हैं उनकी नियुक्ति हो रही है, या सरकार इस झगड़े के दौरान किसी जज की नियुक्ति ही नहीं हुई है? जी देखिए, बिल्कुल सही बात। यहां पर अगर हम बात करें चेन्नई जो मद्रास हाई कोर्ट है उसमें जरूर 17 जजों की नियुक्तियां हुई थी हाई कोर्ट के भीतर। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में 80 जजों की लिस्ट भेजी गई थी, 77 जज आज वहां काम कर रहे हैं, 160 जज होने चाहिए, 10 लाख से ज्यादा की पेंडेंसी है वहां पर। ऐसे कर्नाटका हाई कोर्ट की हालात बहुत खराब है, पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है वो खाली है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 22 जज होने चाहिए, 8 जज काम कर रहे हैं। इन हाई कोर्ट में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ज्यादा चिंतित है, इसलिए वो बार बार केंद्र से कह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पर ये लड़ाई और ये टिप्पणी। पता नहीं आप किस तरह से लेंगे, सरकार या न्यायपालिका या दर्शक, कि कर्नाटक हाई कोर्ट का पूरा ग्राउंड फ्लोर बंद है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम चल रहा है। नमस्कार।